सुप्रभात छात्रों। आज आपका चैप्टर है समास ना। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि समास शब्द कैसे बना है। समास शब्द में सम उपसर्ग है और अस धातु है और घंच प्रत्यय है। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में ये बीटीसी में डीएलएड में नहीं, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में आ सकता है कि समास में कौन सा उपसर्ग है ना। तो सम उपसर्ग है और अस धातु है और घंच प्रत्यय है। ठीक, समास का परिभाषा की अगर बात करें तो सम सनम इति समासा अर्थात संक्षेपण करना ही समास है ना। या अनेक पदानाम एक पदी इति समासा अर्थात अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद बना दिया जाता है तो उसको समास कहते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं समास के प्रकार पर। देखिए, वैसे तो संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो 4 समास होते हैं, है ना। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। लेकिन जो कर्मधारा है उसी के 2 भाग होते हैं, लेकिन हिंदी में हम 6 ही पढ़ेंगे। 6 के अंतर्गत अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे समास के ऊपर। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं समास। आइए, सबसे पहले समास, ये देखिए भाग 18 है समास। आपका जो चैप्टर था उसमें क्या था, सामासिक पद और उपसर्ग, समास और प्रत्यय, है ना। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले समास। समास में सम उपसर्ग होता है, अस धातु होती है और घंच प्रत्यय होता है ना। इससे ये बना है समास। सम सनम समासा अर्थात संक्षेपण करना ही समास है। अनेक पदानाम एक पदी इति समासा अर्थात अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद बना लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अनेक पदों को एक करना ही समास है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए शब्द बनते हैं, नए शब्द और सार्थक शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, अब हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। ठीक, तो इस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। देखिए, अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो पूर्व पद प्रधान होती अव्ययीभावा अर्थात जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने के कारण ही यह अव्ययीभाव समास कहलाता है। मतलब जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, व्यय माने हो जाए खर्च करना। व्यय माने क्या होता है, खर्च करना। और अव्यय का मतलब होता है जो कभी खर्च ना हो, अर्थात जो क्रिया लिंग वचन के आधार पर कभी भी जिसके में परिवर्तन ना आए, तो वो क्या होते हैं, वो अव्यय होते हैं। तो जिन समासों के पहले अव्यय लगे होते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। अब देखिए, कुछ अव्यय और उपसर्ग, अभी हमने पिछले पार्ट में उपसर्ग पढ़े थे और उपसर्ग के अंतर्गत हमने कुछ ऐसे उपसर्ग पढ़े थे जो अव्यय थे, है ना। तो उपसर्ग या अव्यय जो होते हैं वो हम पढ़ भी चुके हैं कि आ, यथा, हार, है ना। ये सब हमने पढ़े थे ना। बेशक, ये हमने अरबी फारसी में पढ़ा था, है ना। प्रा उपसर्ग पढ़ा था संस्कृत में, नी उपसर्ग पढ़ा था, अन उपसर्ग पढ़ा था। तो ये सब क्या है, ये उपसर्ग भी है और ये क्या है, अव्यय हैं। ये ऐसे अव्यय हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में भी किया जाता है। तो वो समास, अगर हम ट्रिक की बात करें तब भी ये बात सही हो जाती है कि जहाँ पर भी उपसर्ग रूपी अव्यय होते हैं
वो क्या होते हैं, उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो ये समास पहचानने के लिए भी अगर ऐसे शब्द आगे आ जाएं कि आ, यथा, हर, आ, यथा, बे, प्रा, नी, अन, ऐसे शब्द अगर आगे आते हैं तो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आमरण, आमरण का मतलब मृत्यु पर्यंत, मतलब मरण तक, है ना। यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। हर दिन अर्थात प्रत्येक दिन। आ जन्म अर्थात जन्म से अंत तक। यथा विधि अर्थात विधि के अनुसार। बेशक अर्थात शक के बिना। प्रत्यक्ष अर्थात सामने। निसंदेह, निसंदेह संदेह रहित। और अनजाने अर्थात बिना जाने। तो हमने ये सीखा कि किसी भी शब्द में यदि उपसर्ग अव्यय लगे होते हैं, जैसे कि अन है, नी है, प्रा है, बे है, यथा है, आ है, हर है, यथा, आ, तो ये जो क्या होते हैं, इन शब्दों को जब हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाते हैं कि इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है ना। तो जहाँ पर भी आपको अव्यय दिखाई दें तो वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि समास बनता कैसे, समास शब्द कैसे बना है। तो समास शब्द में सम उपसर्ग लगा है, अस धातु है और गंज प्रत्यय से बना है क्या, समास। आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इसमें समास में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, और सम सनम समासा अर्थात संक्षेपण करना ही समास है। अब हमने ये समास पढ़े कि समास क्या है, किसी भी शब्द को संक्षिप्त कर देना ही क्या होता है, समास होता है। और हमने समास के प्रकार पढ़े हैं, कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसके समास के प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ा है अव्ययी भाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास का मतलब है कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और जिनके पूर्व पद में क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, उन्हें अव्ययी भाव समास कहा जाता है। देखो एक इसमें ये भी है कि जो नदी सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे गंगा शब्द है जैसे, है ना, तो पंचगंगा, इस तरह के जो शब्द हैं, मतलब जिसमें नदी आ जाए और वो संख्यावाची हो और नदी हो जाए। संख्यावाची नदी सूचक शब्द जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं, है ना। वो भी किस में आते हैं, अव्ययी भाव में आते हैं। एक संस्कृत का एक सूत्र है नदीभीष। नदीभीष सूत्र के अनुसार अगर नदी सूचक शब्द चाहे संख्यावाची हो, लेकिन उसमें भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास ही आता है। ठीक है, तो अगर किसी भी नदी में अगर संख्यावाची शब्द आए हैं लेकिन उसमें कौन सा समास हो गया, उसमें अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अव्ययी भाव समास बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो या समझ में आ गया हो, है ना, तो दोनों ही प्रकार से आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, और आप ये गृहकार मान लो कि अव्ययी भाव समास के कितने, कम से कम 5 उदाहरण आप अपने जो इसमें ना दिए गए हों वो आप अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये सब आप नोट कर रहे हो ना, इसी के आगे आपको गृहकार वाले भी नोट करने हैं। अर्थात अलग से जितने ये हमने दिए हैं इसके अलावा कम से कम 5 अव्ययी भाव के उदाहरण आप अपनी बुक में लिखना, और जब क्लास होगा तब हम चेक करेंगे आके क्लास में। ओके, ठीक है, और कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।